बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक हो। आप में से बहुत से नाजरीन को याद होगा कि एक ज़माना था जब ईद आती थी तो हम बहुत से जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ सिनेमा हॉलों में फ़िल्म देखने जाया करते थे। ईद को सेलिब्रेट करने का एक ये तरीका था कि पूरी फैमिली जो है वो सिनेमा हॉल जाए और वहाँ पे फ़िल्म देखे, चिप्स खाए, पॉपकॉर्न खाए, आइसक्रीम खाए और साथ में फ़िल्म को भी एंजॉय करें। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सिनेमा हॉल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए, वहाँ पे प्लाज़े बनना शुरू हो गए और पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी एक बुरा वक्त आ गया, बहरान का शिकार हो गई। लेकिन कुछ हमारे फ़नकार जो हैं वो ऐसे थे कि उन्होंने ना फ़िल्मों में काम करना छोड़ा बल्कि उन्होंने ख़ुद फ़िल्में बनानी शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि वो एक जो फ़िल्म इंडस्ट्री का जो बहरान है या उसका जो ज़वाल है उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और वो हर कीमत पर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को ज़िंदा रखना चाहते हैं, उसको रिवाइव करना चाहते हैं। और ऐसे जो बहुत से हमारे फ़नकार थे उनमें से एक शान शाहिद थे और एक मीरा साहिबा हैं और भी बहुत से हमारे जो एक्टर्स हैं वो इनमें शामिल हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अभी तक फ़िल्मों में काम भी कर रहे हैं और फ़िल्में बना भी रहे हैं और इस सिलसिले में अक्सर औक़ात वो रिस्क भी लेते रहते हैं। तो आज ईद के मौका पे हमने सोचा कि हमारे ये जो फ़नकार हैं जो हर ईद पे कोई ना कोई फ़िल्म लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं, इनसे पूछें कि हमारे जो सिनेमा हॉल हैं वो तो बहुत कम होते जा रहे हैं, तो आप मुसलसल फ़िल्में बनाए जा रहे हैं, आप किसके लिए फ़िल्में बना रहे हैं और क्या ईद पर दोबारा सिनेमा हॉल में जाके फ़िल्म देखना मुमकिन है या नहीं है? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शान साहब और मीरा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को ईद मुबारक हो। और सबसे पहले शान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो आपने एक नई फ़िल्म बनाई है साइको, ईद पर रिलीज़ भी हुई है, तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि ये मुझसे तो बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये शान साहब से पूछें कि सिनेमा हॉल तो है ही नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े सिनेमा हॉल रह गए हैं, लेकिन वो फिल्में बना रहे हैं, मुसलसल बनाए जा रहे हैं, तो क्या वो दीवार से टक्करें नहीं मार रहे? जी, अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, हामिद भाई बल्कि थैंक यू सो मच कि आपने ये टाइम निकाला और ईद पे इकट्ठे हुए हम लोग। आपका जो पहला सवाल है वो बहुत ही मुस्तनद सवाल है और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में रहने के दो तोहफे मिलते हैं। एक उम्मीद नहीं छोड़नी और एक हिम्मत नहीं हारनी। तो अगर आप ये दो असूल किसी भी चीज़ पे लगा लें जो पाकिस्तान में है, तो आपको लगेगा कि जितने पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं वो आज भी इसी कोशिश में हैं कि किसी तरह हम इन जगहों से इनको इन इन प्रॉब्लम से इन रुकावटों से हम ना ना सिर्फ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं बल्कि पाकिस्तान को भी आगे लेके जाएं। अगर आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं मैं कर रहा, और भी जितने कारोबार हैं, हमारी इकॉनमी है, हमारे सामने आपके सब चीज़ें हैं, माशाल्लाह आपसे क्या छुपाए। जी। सो जितने पाकिस्तानी हैं वो इस उम्मीद पे जिंदा हैं कि एक ना एक दिन हम मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे, चाहे वो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाना हो या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एंटरटेनमेंट के मैप के ऊपर लेके आना हो जो दुनिया का एंटरटेनमेंट का मैप है। अगर आप मेरी माजी को देखें तो मेरे वालदैन, मेरे अब्बा ने फिल्में बनाई फ़लस्तीन पे। मेरी अभी भी कोशिश है कि कोई प्रोड्यूसर ऐसा मिले जो फ़लस्तीन के ऊपर फिल्म बनाना चाहे। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो फनकार लोग होते हैं वो उम्मीद का सहारा कभी नहीं छोड़ते। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि जो सिनेमा घर अगर बंद भी हो रहे हैं तो लोगों की जो टेलीफोन की जो स्क्रीन्स हैं, जैसे आप देखें कि एंटरटेनमेंट जो टेलीविजन की है उसमें भी हाँ। ज़्यादातर बिजनेस जो है वो यूट्यूब पे है। तो इसी तरह रास्ता निकाल लेती है उम्मीद, भी रास्ता निकाल लेती है। तो मुझे लगता है कि सिनेमा घर जो है वो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इनको आसान हो इनके लिए, तो ये और सिनेमा घर बन सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा ये ताल्लुक है कि हम कोई ऐसे मुनफरिद टॉपिक लेके आएँ जो आवाम को बोर ना करें और ना कि सब एक जैसा ही लगे, टेलीविज़न में भी वही लगे और फिल्मों में भी वही लगे।
तो हमारी कोशिश थी कि हम एक ऐसी मुनफरिद फिल्म लेके आए जो डिफरेंट जॉनरा हो, जो कि बिल्कुल रन ऑफ द मिल ना हो, जिस पे नंबर वन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मीरा टुक द स्टेप। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हीरोइंस के लिए कि वो एक ऐसे सब्जेक्ट को पिक करें जो उनको एज एन एक्ट्रेस इवॉल्व करे। तो नहीं तो हेयरमैन ज़्यादातर गाना गाया और इधर चले गए और रंगीन कपड़े और हंसना खेलना, इसके अलावा अगर आप देखें तो मेनली फिल्म में काम सारा हीरो का होता है। तो मुझे ये फील हुआ कि साइको में जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मुझे ये फील हुआ कि मैंने मीरा से डिस्कस किया, मैंने इनको कहा कि बताएं आपको ये कैसा लगा रोल। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत मुश्किल रोल है, ये तो बड़ा डिफरेंट रोल है, जो आप सोच रहे थे वो नहीं है जो इनके जहन में था। लेकिन हैट्स ऑफ टू हर, इन्होंने शी टुक द फर्स्ट स्टेप। इन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने ये करना है, मुझे बताएं किस तरह होगा। सो आई थिंक हर फनकार के अंदर एक इवॉल्व होने का जो एक नए से नया करने का जो शौक होता है, ये फिल्म वो है। तो एक तो आपने मीरा को इस रूप में नहीं देखा होगा, नंबर वन। और दूसरा मुझे लगता है कि साइको जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो पहले तो एक बीमारी कंसिडर होता था या मेडिकल टर्म में आता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर आप देखें हर तरफ सोशल मीडिया और ये सब कुछ आने के बाद आपके सामने किस तरह लोग अपनी बात को मनवाने के लिए हर हद क्रॉस कर जाते हैं। जैसे भी आप एक केस देखा आपने जिसमें जी वो उसको फांसी भी हुई है अभी आदमी को, तो वो भी एक साइको ही था। ठीक है। तो मुझे कहने का मकसद ये है कि जब भी आप अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए अपनी मॉरल वैल्यूज को, इंसानियत को पीछे छोड़ के वो कदम उठाते हैं जो उस हदूद को टच करता है। तो मुझे ये फील हुआ कि ये आजकल का टॉपिक है और आजकल हर आदमी अपने अपने कोई सोशल मीडिया पे अपने आप को वायरल करने के चक्कर में है, कोई फलां करने के अच्छा चक्कर अच्छा में है। अच्छा तो अच्छा। अगर आप सोशल मीडिया का कंटेंट देखें तो वो भी तमाम हदों को क्रॉस कर रहा है। तो ये जो है ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है साइको, बल्कि ये जो सोशल मीडिया पे और हमें अपनी ज़िंदगी में आजकल बहुत से कुछ सियासी और सोशल करैक्टर मिलते हैं जो साइको होते हैं और बाय हुक एंड क्रुक बिल्कुल। वो फेमस होने की कोशिश करते हैं, व्यूज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उन सब को आपने फोकस किया। तो मीरा साहिबा, बड़ा आपने एक चैलेंजिंग रोल लिया है और इसीलिए हमने सोचा कि आपसे बात की जाए, क्योंकि मैंने जो इसके कुछ प्रोमोज देखे हैं आपकी फ़िल्म के, उसमें मैंने देखा कि माजी में आपने ऐसे रोल बहुत कम किए हैं। ये बड़ा मुश्किल रोल है जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से किया है। अभी पूरी फिल्म तो मैं कल देखूंगा, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है तो उसमें ऐसा लगता है कि मीरा ने एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग करैक्टर जो है उसको करने की कोशिश की है। तो ये इतना बड़ा चैलेंज जिसके लिए मुझे लगता है कि करेज की भी बड़ी ज़रूरत है। तो ये शान साहब ने फोर्स किया है या आपने वॉलंटियरली अपनी मर्जी से ये करैक्टर किया है? कोर्स तो नहीं, लेकिन जब शान साहब ने मेरे लिए ये इस तरह था कि जब मुझे अपने डायरेक्टर पर यकीन था और कैमरे के सामने मैं थी, लेकिन बिहाइंड द कैमरा शान थे। उनकी वजह से ये मैं कर पाई। अदरवाइज मेरे लिए ये सब कुछ करना नामुमकिन था। और मैं कभी भी उस जो आप फिल्म के अंदर देखेंगे मैं कभी नहीं कर पाती, और ना ही शायद कोई मुझसे ये काम ले पाता जिंदगी में आने वाली मेरी फिल्मों में, सालों में। तो मैं समझती हूँ कि इस कैरेक्टर का जितना भी क्रेडिट है और ये जो परफॉर्मेंस का जो सिहरा है, क्योंकि मेरे पास मेरा डायरेक्टर बहुत स्ट्रांग थे। और अगर मैं शायद इंडिया में भी होती, पूरा इंटरनेशनली, तो कोई भी इस तरह का काम मुझसे नहीं ले सकते थे, क्योंकि शान एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। और अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास शान शाहिद ऐसे लोग हैं जिनकी सलाहियतों से हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो कि मैंने उठाया। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने साथ काम करने का, फिल्म बनाने का और इस कैरेक्टर को जीने का। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शान साहब की। जी। अच्छा, आपने जो गुफ्तगू नहीं किया नहीं, ना बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल। शान साहब, जो मीरा साहबा ने गुफ्तगू किया ना, क्रेडिट सारा आपको दे दिया है, लेकिन मैंने जो अभी देखा है प्रोमो,
तो मुझे लग रहा है कि ये जो ना हिट हो चुका है, इनका जो किरदार है ना, मीरा का जो किरदार है हिट हो चुका है। और ये क्रेडिट सारा बिल्कुल आपको बिल्कुल। आपको दे रही हैं सारा क्रेडिट। तो ये बताएं कि आप फिल्में बना भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, कहानी भी आपने लिखी है? जी जी। मैं बिकॉज मेरे वालिद हाँ। राइटर, फिल्म राइटर, जर्नलिस्ट, डायरेक्टर, तो मेरा बहुत पहले से ये शौक था फिल्में लिखने का। फिर इतने अच्छे अच्छे राइटरों के साथ काम किया, इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो आपको हौसला मिलता है कि आप भी इसमें कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली नहीं, मैंने 5-6 फिल्में लिखी हैं। जी जी जी। लोगों को कम पता है बिकॉज मेरे ख्याल में वजह शोहरत जो है वो एक्टिंग है, लिहाजा वो जितने एक्टर होते हैं उनको शायद समझा जाता है कि वो सिर्फ एक्टिंग ही करते होंगे। तो मुझे लगता है कि एक शौक भी है और लिखने का भी है। और इतना इतना क्लोज फिल्मों के ऊपर इतना क्लोज फोकस है कि आपको फील होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम नहीं बना रहे हैं। हम रन ऑफ द मिल वही फिल्में बना रहे हैं, वही फिल्में बना रहे हैं, बार बार वही फिल्में बनाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस के साथ ये जाती है, चाहे वो हम उनको वो पुरानी चीज़ ही नहीं करके देते रहते हैं। सो मुझे लगता है कि और जॉनरास होने चाहिए और लोगों को एंजॉय करना चाहिए, परफॉर्मेंस एंजॉय करनी चाहिए, एक्टिंग एंजॉय करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदाकार को या क्रिकेटर को ग्राउंड के अंदर देखने में उसकी इज्जत है, और जैसे ही जितना वो परफॉर्म करता है वैसे ही उसको पहचानना चाहिए। हम आम जिंदगी में भी लोगों को ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ये आम जिंदगी में भी इतने अच्छे ही चौके छिक्के लगाएंगे, तो शायद आम जिंदगी में इतने अच्छे हम फैसले ना कर सकें, लेकिन ग्राउंड के अंदर या फिल्म के अंदर या ठीक है। कैमरे के आगे हमारी जो जगह होती है वहां पे बेहतर काम हो अच्छा, सकता है। एक अब सवाल है कि आपने, मैंने आपकी पहले भी फिल्में देखी हैं, आप बड़ी अच्छी फिल्में बना भी रहे हैं, आप परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी करते हैं, और मीरा साहबा से आपने एक बड़ा अच्छा रोल भी करवा दिया। लेकिन एक सवाल अब ये पैदा होता है कि ये आपने फिल्म बनाई है, बड़ी मेहनत की है आपने इसमें, मीरा साहबा ने भी बताया कि जी सारा क्रेडिट आपका है, लेकिन ये अच्छी फिल्म जो है ये सिनेमा हॉल में अगर जाके देखी जाए तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जी मैं बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फिगर्स आपको भी पता होगा सारी, तो फिगर्स ये हैं कि 70s में 1970 और 1980 की दहाई में हमारे मुल्क में अंदाज़न 950 से 1000 के दरमियान सिनेमा हॉल्स थे, जिनमें से 60% जो हैं वो पंजाब में थे। लेकिन पिछले 40-50 साल में ये तादाद सिर्फ 105 रह गई है। और सिंध में 257 सिनेमा घर थे, 215 इनमें से ख़त्म हो गए, अब सिर्फ 40 के करीब जो हैं वो चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 68 सिनेमा हॉल थे, अब सिर्फ 6 जो हैं वो चल रहे हैं। बलूचिस्तान में 24 सिनेमा घर थे, अब सिर्फ 3 चल रहे हैं। और गैलप पाकिस्तान का एक हाल ही में सर्वे आया मई 2026 में, इसके मुताबिक पिछले 50 साल में पंजाब के तकरीबन 370 सिनेमा घरों में से अब सिर्फ 45 सिनेमा घर चल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिल्म आप बना रहे हैं, और इसका मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल ये है बतौर जर्नलिस्ट कि ये आप जो फिल्म बना रहे हैं, ये लोग, सिनेमा घर तो है नहीं है, तो यूट्यूब पे वो देख नहीं सकते, तो ये कहाँ पे वो फिल्म देखेंगे? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बस देख लें, जिस तरह हमें बाहर की रेमिटेंस पे बहुत एतबार होता है, इसी तरह हमें बाहर की अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी भी देखते हैं तो यहाँ पे इतना पैसा जनरेट नहीं होता, लेकिन हम रेमिटेंस देखते हैं कि बाहर अच्छा। से कितना पैसा आ रहा है रेमिटेंस में। इसी तरह हमारे लिए जो बाहर के सिनेमाज हैं, यूके है, मिडल ईस्ट है, यूएस है, ये मार्केट्स जो हैं ये अभी भी खुली हैं, और पढ़ी लिखी कौमें जो हैं वो सिनेमा घर बंद नहीं करती। बिल्कुल। एंटरटेनमेंट अवाम का हिस्सा है, हक है। और मुझे लगता है कि अवाम को इस वक्त मेरे ख्याल में गवर्नमेंट स्कूल और बिजली के बिल और इनके अलावा तो कुछ और है नहीं हमारा रिश्ता। लेकिन मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि अवाम को एंटरटेनमेंट की तरफ लेके आना चाहिए। एंटरटेनमेंट जो है वो एक बैलेंस्ड माइंड के लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। एक दिमाग जो जो एंटरटेन नहीं है वो बैलेंस नहीं हो सकता। तो मुझे फील होता है कि अवाम के लिए, जिस तरह क्रिकेट ग्राउंड अगर आप देखना शुरू करें तो क्रिकेट ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पे, और फना भी है, उसके बावजूद हम ये बाबर बड़ी आजम अच्छी जैसे बात, सुपरस्टार पैदा करते हैं जो दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये बड़ी अच्छी म्यूजिक की बात कोई है। एकेडमी नहीं है, म्यूजिक का कोई स्कूल नहीं है, उसके बावजूद आपके माशाल्लाह जितने सिंगर्स हैं वो दुनिया में अपना नाम करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि फनकार जो है वो उम्मीद नहीं छोड़ सकता, ये उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे शायर जब कोई गज़ल लिखता है तो वो सोचता है कि अवाम में हिट हो जाए, लेकिन उसका अपना दर्द होता है इसमें। तो मुझे फील होता है कि पाकिस्तान में अभी जाहिर है हम उस जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे सिनेमाज नहीं है,
लेकिन इंटरनेशनल जो हमें सपोर्ट मिलती है बिल्कुल ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानीज। अच्छा, अब मीरा साहबा, मैं आपकी फिल्म पे भी अभी आता हूँ, लेकिन ये बताइए कि एक बड़ा मुझसे भी लोग सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो एक्टर्स हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त हैं, दो तो आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे फ़नकार, हमारे गुलूकार। शान साहब ने कितनी अच्छी बात की है कि क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन हम बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा करते हैं, और कोई म्यूज़िक स्कूल्स भी नहीं है, लेकिन हम बड़े बड़े अच्छे गुलूकार पैदा करते हैं। तो अब सिनेमा हॉल नहीं है, इसके बावजूद हमारे पास आप जैसे अच्छे एक्टर्स भी हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद जो ड्रामा है, टीवी ड्रामा, इसने बड़ी तरक्की की है, ये ऊपर गया है। तो ये तो ऊपर चला गया, फिल्म जो है वो नीचे क्यों गई है? और आप के पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आप भी ड्रामा सीरियल्स में काम करके तो अपना सर्वाइवल जो है वो कर सकते थे, लेकिन आप अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ज़रा आप बताएंगे कि ड्रामा ऊपर गया तो फिल्म नीचे क्यों चली गई? जी, ड्रामा, पहली बात तो ये कि ड्रामा जब आप देखना लगते हैं तो वो फ्री है, आपके घर में फ्री आता है वो। आप ऑन करते हैं चैनल और वो ड्रामा शुरू हो जाता है, ठीक तो है। आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो एक तो ये है, और दूसरा अगर आप देखें तो टेलीविज़न का 80% कारोबार जो है वो भी यूट्यूब पे है, तो टेलीविज़न पे नहीं है। ठीक तो है। ये तो टेलीविज़न इंडस्ट्री को सेव कर लिया यूट्यूब ने। अब मेरी कोशिश तो यही है कि हम किस तरह कन्विंस कर सकें कि जो ड्रामाज हैं या जिस तरह और चीज़ें हैं, जिस तरह उनको एक जगह मिली है, इसी तरह फिल्म को भी एक जगह अच्छा, मिलनी ये चाहिए, यही ओटीटी सवाल प्लेटफॉर्म खोलने चाहिए। यही सवाल मैं मीरा साहबा से करना चाह रहा हूँ। मीरा साहबा, आप जी जी, प्लीज प्लीज। हाँ, मीरा साहबा ने भी कुछ किए हैं, मेरे ख्याल है ड्रामा किए हैं कुछ उन्होंने, लेकिन आपकी भी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो फिल्म पर ही रही है। इसकी कोई ख़ास वजह है कि आपने भी कोशिश की कि आपने फिल्में बनाई भी हैं कि फिल्म ही में काम करना है और फिल्म ही बनानी है, इसमें इसकी कोई ख़ास वजह है? खास वजह ये थी कि मेरे उस्ताद जो थे, जहाँ से मैंने सीखा, जहाँ में मैं पैदा हुई, जहाँ मैं परवान चढ़ी, तो आई थिंक मेरे उस्ताद और मेरे टीचर्स जिनके साथ इमोशनली मैं कनेक्टेड थी, तो उनका ताल्लुक फिल्म से था। तो मेरा ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ इतना मैं समझती हूँ कि मैं कभी उस टेलीविजन स्क्रीन से कभी भी इतनी मुतासिर नहीं थी, और ना ही मुझे वो चीज स्क्रीन समझ में आती है। तो मुझे शान साहब की डायरेक्शन समझ आती है, और यहाँ पर जो मेरे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ, तो मुझे वो समझ में आते हैं। जब वो मुझसे कुछ कहते हैं और कुछ, तो उनकी बात मैं फौरन समझ लेती हूँ। बाकी लोगों की बात मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा। तो मुझे लगता है कि फिल्म से बड़ा मीडियम नहीं है कोई दुनिया में, और हमारे जो जैसे शान साहब भी यही कहते हैं, और हमारे जो सीनियर्स हैं, तो इसलिए हम फिल्म इंडस्ट्री को ही जीना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा ये जो फिल्म है जी, साइको फिल्म है, इसके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि फिर हम थोड़ी सी इस फिल्म पे भी बात करें। देखिए जी ज़रा। मेरे लिए लॉ सिर्फ इंसाफ नहीं है, बल्कि केस जीतकर अपना नाम बनाना है। तब मैंने फैसला किया कि मैं बड़ी होकर लॉयर बनूंगी और इस झूठ के खिलाफ खड़ी होंगी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सारी जिंदगी वकालत की, अपनी जिंदगी के 50-60 साल मैं इस कानून को दे चुका हूं। एक तरफ सच है जिसको साबित करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और एक तरफ झूठ है जिसको साबित करने के लिए आपको सिर्फ पैसा चाहिए। 2 करोड़ तो चाहिए, रिपोर्ट्स, एक्सरे, सब कुछ मिल जाएगा सर। थैंक यू। अदम सबूत मेडिकल रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए बाइज्जत बरी करती है। एक मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद ये जो आपने क्लिप्स देखे हैं इसके हवाले से हम शान से और मीरा साहबा से बात करते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। शान साहब, हमने थोड़े से जो इसके क्लिप देखे भी हैं और अपने नाजरीन को भी दिखा दिए हैं, तो माशाल्लाह इसमें नज़र आ रहा है कि आपका भी किरदार बड़ा अच्छा है और मीरा साहबा का जो बिल्कुल मुनफरद किरदार है। लेकिन अब इसमें मेरा आपसे सवाल ये है कि जो कहानी है
इसका इंतखाब तो ख़ुद आप ही ने किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो फिल्म का नाम है साइको, तो ज़रा थोड़ा सा बताएंगे। मैंने पहले कहा कि ये एक मेडिकल टर्म नहीं लग रही है, कोई मुझे पॉलिटिकल और सोशल टर्म लग रही है। तो ये इस किस्म के लोग जो हैं ये हमारे इर्द गिर्द तो हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस किस्म के लोग जो हैं वो उनको आपने एक्सपोज करने की कोशिश की है? नहीं, मेरे ख्याल में फिल्म का जो एक मीडियम होता है उसमें आप निशानदेही करते हैं और बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपनी वैल्यूज़ में, अपनी चीज़ों में। जैसे आपने देखा मैं एक लॉयर का रोल कर रहा हूँ और वो लॉयर जो है वो उसके लिए वो इतने अपनी फतह में इतना साइको है कि वो चाहता है कि मैं कुछ चीज़ हारूं ना, चाहे उसके लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक जो लड़की है वो बिल्कुल सच के ऊपर खड़ी है, वो सच के अंदर इतनी अपने अपने सर उसने सच को इतना बड़ा कर लिया है कि उसके लिए ज़िंदगी में और कोई चीज़ नहीं है। वो बाय हुक और बाय क्रुक अपनी बात मनवाने के चक्कर में। सो कहने का मकसद ये है कि हर वो चीज़ जो नॉर्मल मॉरल नॉर्म्स को क्रॉस कर जाए, मुझे लगता है कि वो साइकोनेस की हदूद में दाखिल हो जाती है। तो अगर आप देखें तो हमारी सियासत में भी और बाकी जगहों पे भी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, बहुत सी मिसालें ऐसी मिलेंगी। आपको और एरियाज़ में बहुत, जहाँ भी आप जाएंगे आपको कहीं ना कहीं ये लोग, अभी जो ईरान और ये जो सब हो रहा है इसमें आप देख लें कि दोनों एक हक के ऊपर है, एक दूसरा किसी और चीज़ पे है, लेकिन हैं वो उसी जगह पे कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए वो किस हद तक जा रहे हैं कि उन्होंने कोई 10,000 लोग शहीद कर दिए उधर से। तो आप देखें कि पूरा जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो आपको बहुत से ऐसे लोग नजर आएंगे जो दिखने में तो और ओहदे में तो शायद ना हो, लेकिन अपने अपने फैसलों में और जंगों में वो ज़रूर अपनी साइकोनेस ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन एक साइको तो इसमें नेतन्याहू है जिसने हज़ारों लोग हाँ बिल्कुल मार दिए हैं, बिल्कुल। और एक और साइको जो है वो हमारे हमसाया मुल्क में है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है, बिल्कुल। अगर आप देखें कि उन्होंने जो हाल किया है बीजेपी ने और आरएसएस ने इंडियन जमहूरियत का और सेक्युलरिज्म का, जो कि वो हमेशा से प्रचार करते रहे हैं जिसका, तो मेरे ख्याल में इनसे बड़े साइको तो आपको इस वक्त खित्ते में नहीं मिलेंगे। लेकिन आपकी फिल्म में जो साइको है वो सारे पाकिस्तानी हैं, तो उस फिल्म देख के ही हम उसको एंजॉय करेंगे। मीरा साहबा, अब आपसे मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि जिस तरह आपने पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके रिवाइवल के लिए आपने बड़ी साबित कदमी का मुजाहरा किया है, और इस फिल्म में भी आपने जो किरदार है उस पर बड़ी मेहनत की है। ये बताएं, क्या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अभी भी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला कर सकती है? यानी कि अगर एक फिल्म में मीरा हो और दूसरी फिल्म में कोई इंडियन एक्ट्रेस हो, और क्या मीरा जो है वो अपनी एक्टिंग के ज़रिए इंडियन एक्ट्रेस या इंडियन फिल्मों को डिफीट कर सकती है? मैं आपको एक बात बताऊं हामिद, अगर मैं और शान सोच लेना तो इंडिया क्या, हम हॉलीवुड से भी आगे चले जाएंगे। क्योंकि हमारे पास शान है, और जब 1 से 2 11 102 11 होते हैं, और जब और शान अगर फिल्में बनाते रहेंगे मेरे साथ, तो हम इंडिया क्या, हम हॉलीवुड को भी क्रॉस कर जाएंगे, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट फिल्म मेकर, इनक्रेडिबली इज अ ग्रेट फिल्म मेकर, एंड आई एम सो हैप्पी, और आई एम वेरी मच आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि इन्होंने इतना अच्छा किया, इतनी खूबसूरत बनाई फिल्म, और इस विजन को ये आगे लेकर चलना चाहते हैं, और एक फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा का बेहतरीन अंदाज में, और इंशाल्लाह इस इनकी सोच में मैं आ चुकी हूँ और इनके साथ मैं इस मिशन में शामिल हो चुकी हूँ। जी शान साहब, ये बताएं। और दूसरी बात हामिद भाई, मैं ये बताता चलूं कि इंडियन पंजाबी फिल्म जो है उसको अभी भी पाकिस्तान में रिलीज किया जाता है। अगर साइको को मौका मिले तो ज़रूर वो इंडिया में रिलीज हो, और फिर आपको पता चलेगा कि इंडिया में इसको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो इंडियन जो है वो ज़्यादा अच्छे इंडियन है, हम शायद कम अच्छे पाकिस्तानी हैं कि हम उनको तो इजाज़त दे देते हैं अपनी यहाँ फिल्म लगाने की, लेकिन वो हमें इजाज़त नहीं देते वहाँ फिल्म लगाने की। तो इंटरनेशनल दंगल जब लगता है तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो दोनों झंडे बराबर उड़ते हैं दोनों टीमों के। फिल्म के ऊपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान का झंडा वो उठाने नहीं देते और अपना झंडा नीचे नहीं लाने देते। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपकी तरफ से कि इंडियन फिल्म्स को तब तक बैन रखा जाए
तब तक, जब तक पाकिस्तानी फिल्मों को इंडिया में लगने की इजाज़त ना मिले। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फिल्में जो हैं वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह इंडिया ने वहाँ पे पाकिस्तानी फिल्मों को रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी, तो हम भी यहाँ पे पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों को रिलीज़ करने की इजाज़त ना दें। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सिर्फ इसमें एक्सेप्शन पंजाबी है। अच्छा, अब इसमें यह बताएं ना कि मैंने देखा है कि बहुत सी जो इंडिया की पंजाबी फिल्में हैं उनमें पाकिस्तानी एक्टर भी काम करते हैं, तो पाकिस्तानी एक्टर्स को तो वो टॉलरेट कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? लेकिन अब नहीं कर रहे। अगर अब आप देखें तो उन्होंने मुकम्मल बैन लगा दिया है पिछले 1.5-2 साल से। अच्छा। ख़ास तौर पे जब से ये हम ऑपरेशन इन्होंने किया है लास्ट सिंदूर, उसके बाद से तो बिल्कुल ही। और हमारा बनियान अल मरसूस जब हम जीते हैं अल्लाह के हुक्म से और पाकिस्तान की कौम की दुआएं और लीडरशिप की वजह से जैसे हम जीते हैं, तो उसके बाद से लेके अब तक तो उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया है। मेरे ख्याल में अगर आप वीज़ा भी लेने जाएंगे तो वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने इंडियन होने में। हमें अपने पाकिस्तानी होने में ज़रा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें मीरा साहबा आपका क्या ख्याल, आप एग्री करती हैं शान से कि जिस तरह इंडिया में पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं है, तो पाकिस्तान में भी इंडियन फिल्मों को रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? देखिए, कोलैबोरेशन का मकसद तो यही होता है ना, और बराबरी का ये कि दोनों टीमें एक जैसा खेलती हैं, बराबर आमने सामने खेलते हैं, और फिर कौन अच्छा खेलता है ये तो खेल के बाद पता चलता है। तो मेरे ख्याल में शान शाह साहब के साथ मैं वो ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तानी फिल्मों को इंडिया में रिलीज होना चाहिए और इंडियन फिल्म्स को पाकिस्तान में रिलीज होना चाहिए, और बराबरी और आमने सामने खेलेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर हालात बेहतर होंगे, और दुनिया एंटरटेनमेंट की वजह से दुनिया में एक बड़ी तब्दीली खुशी की सूरत में, एंटरटेनमेंट की सूरत में, कामयाबी की सूरत में, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट दुनिया के सामने आएगा, और जंग भी नहीं होगी फिर। अच्छा, अब एक पिछले दिनों बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया जी। पंजाब गवर्नमेंट ने एक फिल्म सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया है, तो हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ कर सकती है? इस पर हम शान साहब से और मीरा साहबा से बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद जी। शान साहब, आपको भी पता ही है, सुना होगा आपने कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक फिल्म सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्या ये काफ़ी है, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और क्या करना चाहिए हमारी फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को? जी, बहुत अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में। जब से पाकिस्तान बना है या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बनी है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी किसी भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सो मैं ज़रूर इनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। एक तो फिल्म ग्रांट के ऊपर, और एक जो फिल्म सिटी अनाउंस हुई है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन मेरी फिर भी ये ख्वाहिश होगी कि जिस तरह प्रॉपर्टी का सेक्टर है, अगर आप उसमें देखते हैं कि हमारी काफ़ी हद तक जो ब्लैक इकॉनमी है वो उधर पार्क होती है और उधर सारी सस्टेन करती है, उसकी इन्वायरमेंट को डेवलप करती है, उसका इकोसिस्टम डेवलप करती है। तो इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि सिनेमाज के लिए कोई एक ऐसी टर्म निकालें, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो टैक्स पे करते हैं, इतना बड़ा बड़ा टैक्स पे करते हैं, अगर आप उनको इस तरफ लेके आएँ और उनको इनिशिएटिव दें, तो मेरे ख्याल में जब भी बिजनेस कम्युनिटी मिलती है तब कोई इंडस्ट्री बड़ी होती है। तो अगर उनको ये रास्ता दिया जाए, जैसे एमनेस्टी स्कीम आती है या फ्लांस स्कीम आती है, इस तरह अगर उनको ये कहा जाए कि अगर आप सिनेमाज बनाते हैं और एंटरटेनमेंट के ऊपर काम करते हैं तो आपको हम एक एमनेस्टी देते हैं, ताकि ये डिपार्टमेंट या ये जो एरिया है पाकिस्तान का, ये डेवलप हो सके। तो ग्रांट्स बहुत अच्छी चीज़ है, फिल्म सिटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको अगर हमने सब कुछ करने के बाद ब्यूरोक्रेसी के हवाले करना है तो वो भी फिर उसका हाल वैसा ही होगा जैसे बाकी जगहों का है। तो मुझे लगता है कि फनकारों को इसमें आगे आना चाहिए, जिसमें वो खुद आके अपनी 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 जो इकॉनमी है या अपनी जो इकोसिस्टम है उसके बारे में वो जान सकें, बात कर सकें और उसको आगे लेके जा सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो किसी भी एरिया को डिफाइन करती है। अगर आज आप टेलीविज़न की पॉलिसी देख लें या किसी और ऐसे सेक्टर की
देख लें जिसमें ग्रोथ है, तो आपको लगेगा कि उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी अच्छी है जिसकी वजह से ये सारा इकोसिस्टम डेवलप्ड है। तो मुझे ये ज़रूर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इसे सिर्फ ग्रांट और फिल्म सिटी की हद तक ना रखिएगा, इसको अगले तरफ भी लेके चलिएगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके और ये एरिया जो है ये एक ब्रिज बन सके बिटवीन द टैक्स पेयर और जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी है उसको रास्ता मिलना चाहिए एमनेस्टी के थ्रू, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की थ्रू हो सकता है या और सेक्टर्स हैं आपके जहाँ से हो सकता है। तो बड़ा दुख की बात है वैसे ये कि अगर हम HR जो आर्टिस्टिक ह्यूमन HR डेवलपमेंट है, अगर हम उसके ऊपर अपना थोड़ा जोर लगाएं, जैसे अगर देखा जाए तो अगर हम किसी पाकिस्तानी ने टिकटॉक बनाया होता आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, तो आज वो सारी इक्विटी जो है वो पाकिस्तान के काम आती। इसी तरह मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाए, ना कि हम सिर्फ कॉटन और ये वीट और इन चीज़ों के ऊपर बेस करते रहें। एग्रीकल्चर इज़ अमेजिंग, लेकिन आजकल का जो दौर है वो सॉफ्टवेयर का है। तो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर की फार्मिंग होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर को हमें आगे लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त सबसे सस्ता है, नेपाल से भी सस्ता है करेंसी की वजह से। हम वो सब कुछ डेवलप कर सकते हैं जो कोई भी कामयाब मुल्क कर रहा है। तो यहाँ पे आके हमें लोगों को शूटिंग्स के लिए आने की इजाज़त मिलनी चाहिए, लोगों को बाहर से आना चाहिए। हमारा जो फ्रंटियर है उसको, हमारी जो खूबसूरती है अप नॉर्थ है, वो सारा वेंचर हो सकता है। तो हमें ये जो एंटरटेनमेंट के थ्रू इकॉनमी हम डेवलप कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। सोचें अगर कोई ऐसा कॉलेज हो या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे आतिफ असलम हैं, जैसे राहत फ़तेह अली हैं, शफ़क़त अमानत अली हैं, अगर इस तरह के बच्चे जो हैं वो तैयार हो रहे हों और वो बाहर जाके शोज़ करें और वो सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में वापस आए, गवर्नमेंट वो शोज़ होल्ड करे, तो मुझे लगता है कि हम एक पैरेलल इकॉनमी को बिल्कुल नीचे करके चल रहे हैं। जबकि आपके सामने सोशल मीडिया के उभार के बाद आपको पता चल गया कि हर आदमी गाना चाहता है, हर आदमी सिंगर बनना चाहता है, हर आदमी कॉमेडी करना चाहता है। सो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक ये पावर है जिसको हम अभी तक समझ नहीं सके और ना इसको हम अपनी इकॉनमी में इन्वॉल्व कर सके। अच्छा मीरा साहबा, आप बताएंगी आखिर में कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको मजबूत बनाने के लिए आपकी क्या सजेशन है, हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को ये है कि देखिए, हमने तो फिल्म बना दी साइको, और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी अब उन्होंने, मैं खैराज तहसीन यहाँ पर बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी मरियम नवाज साहिबा को और उनकी टीम को। बहुत प्यारा उन्होंने काम किया, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इतना अच्छा काम हुआ। तो बस ये कि हुकूमत को ये चाहिए कि जैसे हम जैसे लोग हैं और जैसे हम जैसे अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छी फिल्म्स बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं और फ्यूचर इंटरनेशनल मार्केट में है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ हमें इंटरनेशनल मार्केट पर फोकस करना चाहिए साइमल्टेनियसली। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और जब आमने सामने पूरी दुनिया। दूसरी बात मैं हमें जरूर ये कहना, जरूर सॉरी मेरा आपको बात काट रहा हूँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का MOU किसी मुल्क के साथ नहीं है एज फार एज फिल्म मेकिंग इज कंसर्न। UK में नहीं है, मिडल ईस्ट में नहीं है, US में नहीं है। तो हमारे ये वाले तो बिल्कुल चैनल बंद हैं। तो अगर हम खोलना चाहें इनको तो बहुत आसानी से हम इनको खोल सकते हैं। हमारी MOU हो सकता है फिल्म्स का बहुत ज़्यादा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शान शाहिद साहब और बहुत बहुत शुक्रिया मीरा साहबा। और आज हमने इन पाकिस्तान के मायनाज जो फ़नकार हैं उनसे न सिर्फ इनकी नई फिल्म साइको के बारे में बात की, बल्कि इनसे ये भी पूछा कि पाकिस्तान में जो सिनेमा हॉल हैं वो तो बंद हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे शॉपिंग प्लाजा बन रहे हैं, तो आप फिल्में किसके लिए बना रहे हैं? तो शान साहब ने बड़ी हमें एक नई बात बताई है कि इनका जो असल टारगेट है वो ये है कि ये फ़िल्म जो है पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए बनाते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, और वो वहाँ पे जो सिनेमा हॉल है वहाँ पे उन फिल्मों को देखते हैं। और अब तो पाकिस्तान की फिल्में जो है उनको डब किया जा रहा है चाइनीज़ लैंग्वेज में, और वो चाइना भी जा रही हैं और चाइना की भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने कुछ इक़दाम शुरू किए हैं फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, कुछ मज़ीद इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।